वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेचन नेता और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने परमाणु युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। कादिरोव का दरअसल कहना है कि रूस एक महान परमाणु शक्ति है, रूस कभी हार नहीं सकता। तो चेचन कमांडर कादिरोव की ओर से यह बड़ी धमकी मिली है। याद कीजिए कि शुरुआत से ही 24 फरवरी की शुरुआत से ही कादिरोव और चेचन्या फोर्सेस जो है वो पुतिन के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। और ऐसे में ये जब बयान सामने आता है कादिरोव की ओर से, तो साफ तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि एक साल खत्म होने पर रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो खत्म होगी, वो बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो महायुद्ध के और ज्यादा घातक होने के संकेत मिलने लगे हैं। पुतिन की सेना के पूर्व अधिकारी ने यह दावा किया है कि वो नेटो से मिलने वाले हर हथियार को नेस्तनाबूद कर देंगे। ब्रिटेन से आने वाले टैंकों की खेप से पहले पुतिन के सैन्य अधिकारी की यह धमकी जेलेंस्की को परेशान कर रही है। नेटो से मिले हथियारों से यूक्रेन ने रूस को महायुद्ध में कई मोर्चों पर शिकस्त दी। बारूद बनकर नेटो के हथियार रूस पर बरसे, जिसके बाद से पुतिन की नजरों में जेलेंस्की नहीं बल्कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन नेटो देश बन गए। और रूस के सैन्य अधिकारी हर हथियार को तबाह कर देने का दावा कर रहे हैं जो यूक्रेन के गोदाम में रखा है। Как только один Леопард заедет сюда, это вставая страна огромная, другого варианта быть не может. Так говорят, там мало танков поставили, 12 челленджеров. Ну и поставили. И не надо к этому несерьезно относиться. Это против нас поставили, нас убивать. रूस की सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी की इस धमकी ने जेलेंस्की के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को टैंकों का बड़ा तोहफा मिलने वाला है और रूस उन टैंकों को नेस्तनाबूद कर देने का प्रण ले चुका है। А стоит ли вспоминать про ядерное оружие? А чего нам стесняться, если мы говорим о нашей решимости в случае угрозы территории Российской Федерации? ब्रिटेन की तरफ से बारूद की बड़ी खेप यूक्रेन को हर रोज मिल रही है। दम दिखाने वाले टैंक, हवा में टारगेट तबाह करने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम, अत्याधुनिक गन और न जाने कौन कौन से हथियार जिनके बूते पर यूक्रेन रूस के खिलाफ दम फूंक रहा है। और ये दम पुतिन को कतई रास नहीं आ रहा। इसकी धमकी पुतिन के खासम खास ने जेलेंस्की को दी है, क्योंकि दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनका 85% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। अब डर है कि पुतिन की मिसाइलों का मुंह कहीं यूक्रेन से हटकर लंदन की तरफ ना मुड़ जाए। जेलेंस्की के हर बयान के बाद पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम वाला विकल्प मजबूती दे रहा है, लेकिन इसका जवाब जेलेंस्की देने में असमर्थ है। रूस के ये अधिकारी एटम की धमकी भले ही सीधे ना दे रहे हो, लेकिन इशारा वही है। गुस्से में आकर अगर पुतिन ने किंजल मिसाइल को बेलारूस से लॉन्च करने का हुक्म दे दिया तो महज 9 मिनट में ये लंदन का दुनिया के नक्शे से वजूद मिटा देगी। किंजल इसलिए क्योंकि किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है और आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमला करती है। रूस बेलारूस युद्धाभ्यास, फिर निप्रो पर हमला और अब धमकी। खतरे का ये ट्रायंगल महायुद्ध को विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। पहले रूस के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन था, लेकिन यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद ने यूक्रेन के साथियों को भी रूस का दुश्मन बना दिया है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में रूस की सेना के सामने गृहयुद्ध का अब संकट आ गया है, क्योंकि रूस के सैनिकों में ही जंग अब शुरू हो चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर की कमांडर्स और रूस के सैन्य अधिकारी दूसरे देशों से पनाह मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन को युद्ध भड़काने के लिए कसूरवार तक करार दे रहे हैं।
पुतिन के बारूदी गोदाम खाली हो रहे हैं। Поменяй гражданство, я его сожгу, просто сожгу. पुतिन की पलटन मैदान छोड़कर भाग रही है। पुतिन की सेना में भगदड़ मची है। सेना के कमांडर पुतिन को दरकिनार किए हैं और अब पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी साथ छोड़ रही है। दावे रूस की सेना के हैं, दावे यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के हैं। Вижу, а там другие были ребята. Я говорю, вы что тут делаете? А мы ему бабки дали, чтобы отсюда уехать. जिस प्राइवेट आर्मी के दम पर पुतिन ने इस युद्ध में तबाही मचाई, बम वर्षा की, नरसंहार किया, पुतिन के एक इशारे पर दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया, वो सेना अब डर रही है। रूस के सेना के कमांडर और वैगनर ग्रुप के कमांडर दोनों के बागी होने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। सबसे पहले वैगनर के इस कमांडर को देखिए और ये दावा सुनिए। वैगनर ग्रुप का कुख्यात कमांडर नॉर्वे भाग गया है। इस कमांडर ने नॉर्वे सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। 29 марта где-то или 30. नॉर्वे के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस कमांडर ने यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना का साथ दिया। 26 साल के एंड्री मेदवेदेव ने नॉर्वे की सरहद में घुसकर यूक्रेन की सेना से अपनी जान तो बचाई, लेकिन सरहद पर तैनात नॉर्वे के सैनिकों से नहीं बच पाए और गिरफ्तार कर लिए गए। एंड्री का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के खूंखार रवैये के बाद उसने वैगनर ग्रुप छोड़ने का फैसला लिया। मेदवेदेव रूस की सेना में एक पूर्व सैनिक था। बाद में कुछ कारणों के चलते उन्हें जेल हुई। वैगनर ग्रुप में शामिल होने से पहले 2017 और 2018 में वो जेल में रहे। वैगनर ग्रुप यानी पुतिन की जानलेवा, खूंखार और भाड़े के सैनिकों वाली आर्मी, जो शहर के शहर बारूद से भर देते हैं और बर्बादी की तस्वीर से हर किसी को सहमा देते हैं। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। फिलहाल एंड्री को सुरक्षा कारणों के चलते कैद कर लिया गया है। ये बात वैगनर के कमांडर के बागी होने की। अब दूसरा रूस का सैनिक जो मैदान छोड़कर भाग निकला। दावा है रूस का ये सैनिक यूक्रेन पर किए हमले को पुतिन का अपराध बता रहा है और स्पेन से शरण की गुहार लगा रहा है। Карточка беженца. Ну, русский паспорт, который, если все тут получится, то есть поменяй гражданство, я его сожгу, просто сожгу. इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या रूस की सेना यूक्रेन के प्रहार से घबरा गई है? क्या पुतिन के आदेश सैन्य अधिकारियों को खटक रहे हैं या फिर कई मोर्चों पर रूस का फेल होना उसकी सेना का हौसला तोड़ रहा है? सेना में ऐसी भागम भाग पुतिन के लिए खतरे का संकेत है। तो समंदर में व्लादिमीर पुतिन की सेना ने अपनी ताकत को मजबूत कर लिया है और इसी को लेकर पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला सेट भी तैयार कर लिया गया है। इसलिए आपको पोसाइडन टॉर्पीडो की ताकत को जानना अब बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर पोसाइडन टॉर्पीडो है क्या। सबसे बड़ी पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला टॉर्पीडो है ये।
इसके अलावा आप देखिए सबसे बड़ा टॉर्पीडो, यानी कि जिस तरह से लहर से ये फैलेगा न्यूक्लियर रेडिएशन, जो हम इसको आप तक पहुंचा रहे हैं कि लंबे वक्त तक किस तरह से ये रेडिएशन यहां पर साथ रहता हुआ नजर आता है। इसके अलावा 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड से लैस होगा, यानी कि भारी भरकम वजन उठाने में भी सक्षम है ये, जिसके चलते तटीय शहरों को तबाह करने में ये पूरी तरह सक्षम है। यानी कि ऐसा विनाश यहां पर सामने आएगा जिसे भविष्य में बनाने में कई लंबे लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ जाएगा। 16,000 फीट ऊंची लहरों की सुनामी लेकर आएगा, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि अगर रेडिएशन फैलेगा तो यकीन मानिए लंबे समय तक रेडिएशन का असर दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन जिस तरह से लहर से फैलेगा वो अपने आप में बेहद खतरनाक, घातक, खौफनाक साबित होगा, जो कि इंसानी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ेगा। वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के 5 शिकारी अब मैदान में हैं। किन 5 शिकारियों का जिक्र कर रहे हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये रूस के तबाही को मचाने वाली हथियारों का एक बड़ा शिकार करेंगे। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की के जवानों में जोश भर रहे हैं और पुतिन की हुई पलटन के दांत खट्टे कर रहे हैं ये शिकारी। दावा है कि ब्रिटेन से तोप की नई खेप यूक्रेन तक पहुंच रही है। ज़ेलेंस्की की तोप से त्राहिमाम मचाने से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महायुद्ध में अब ज़ेलेंस्की को बारूद से लवरेज पंच तत्व मिल चुके हैं, जो दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे और उसके बारूदी किले को तबाह कर देंगे। ज़ेलेंस्की के पास है अमेरिका की किलर मशीन M777, फ्रांस की कातिल सीजर, जर्मनी की जानलेवा हॉवित्जर, पोलैंड की प्रहरी, और ब्रिटेन का बारूदी हंटर। ब्रिटेन से यूक्रेन को 30S90 155 mm हॉवित्जर मिलने वाली है। पुतिन नए नए हथियारों का दम दिखाते हैं और ज़ेलेंस्की उनका तोड़ लेकर मैदान में उतर आते हैं। पुतिन के आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म करते हैं। अब ब्रिटेन से जो बारूदी खेप आ रही है वो पुतिन को परेशान कर रही है। Can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success. This includes a squadron of Challenger 2 tanks with armoured recovery and repair vehicles. We will donate AS-90 guns to Ukraine. This comprises a battery of 8 guns at high readiness and 2 further batteries at varying states of readiness. ब्रिटेन से आने वाले एक घातक हथियार रूस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। AS-90 करीब 40 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। हॉवित्जर से 3 मिनट में 18 गोले दागने की क्षमता है। AS-90 में 155 mm 39 कैलिबर बैरल लगा है, जो कई तरह के गोले दागने में सक्षम है। ऐसी ही घातक हॉवित्जर है अमेरिका की M777। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से M777 तोप मिली है, जिसके धमाकों ने रूस की सेना के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। M777 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक 155 mm का गोला दाग सकती है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। इसमें M777 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में गोला दागता है। M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है, दुश्मन पर आगे के गोले बरसाती है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी। नाम है PZ-2000। जर्मनी की ये तोप यूक्रेन में रूस की फौज पर कयामत बनकर टूट रही है। ये तोप 1 मिनट में 150 mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है। PZ-2000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान है, क्योंकि एक टैंक नुमा कैरियर पर माउंट करके बनाई गई है। पुतिन को परेशान करने वाली ज़ेलेंस्की की नई स्ट्रेटजी पर लगातार रिपोर्ट छप रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन जिन हथियारों को गेम चेंजर बता रहे थे वो अब तबाह हो रहे हैं। इस बारूदी लिस्ट में पोलैंड से मिली क्रव हॉवित्जर भी पीछे नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जहां रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का चैलेंज दिया, तो यूक्रेन को पोलैंड ने जो AHS क्रव हॉवित्जर दी
वो 30 किलोमीटर तक किसी भी निशाने को भेज सकती है, जिसे 40 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसमें एक साथ 40 गोले लोड किए जा सकते हैं, जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही उड़ा सकते हैं। इसमें लगा फायर सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसमें 3 मिनट में 18 गोले दागे जा सकते हैं। अमेरिका ब्रिटेन से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 30 यूनिट सीजर तोप भेजी थी। यूक्रेन युद्ध में उतरी सीजर जो 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा बढ़ती है। नए साल में मिले बारूदी तोहफे यूक्रेन का मैदान में दम बढ़ाएंगे। यूक्रेन को मिलने वाली इस मदद ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में मशहूर इन तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना भी बदल लिया है। तो सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने दाऊद को कराची में ही दूसरी जगह छिपा दिया है। दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहता है। साथ ही दाऊद इब्राहिम कराची में अब एक नए पते के साथ में दिखाई दे रहा है। डिफेंस एरिया अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे, कराची पाकिस्तान, ये नया पता दाऊद इब्राहिम का। और इससे पहले दाऊद पाकिस्तान की कराची के क्लिफ्टन एरिया में रह रहा था, जो कि बताया यह जा रहा है कि आईएसआई जो कि खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके प्रभाव में थी। बताया जा रहा है कि दाऊद के पुराने घर और नए घर के बीच मात्र 4 किलोमीटर से कम की दूरी है। तो पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को आखिर कब तक पाकिस्तान छिपाएगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सालों से दाऊद इब्राहिम को बिल में छिपा रहा है। और इस बिल का एक नया पता, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने दाऊद को कराची में ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। तो दाऊद इब्राहिम कराची में अब एक नए पते के साथ है, और ये नया पता एक बार फिर से आप तक पहुंचा दे। डिफेंस एरिया अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे, कराची पाकिस्तान, ये नया पता है दाऊद इब्राहिम का। और पिछले ठिकाने और नए ठिकाने में आपको बता दें महज 4 किलोमीटर का अंतर है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता यह है कि पूरी तरीके से सेना के शय में है। इस वक्त पाकिस्तान के सेना के शय में है दाऊद इब्राहिम। हालांकि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम के ठिकाने से हमेशा ही इनकार करता रहा है, लेकिन हर बार दाऊद से जुड़ा कोई ना कोई सबूत पाकिस्तान से मिल ही जाता है। और पाकिस्तान का झूठ हर बार की तरह बेनकाब हो ही जाता है। पाकिस्तान में दाऊद के होने के नए सबूत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। वैसे इससे पहले भी कई सबूत यहाँ पर सामने आ चुके हैं, और सबूत इस तरह के सामने आए हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ही रह रहा है, यानी कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। डर गया है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम। डर गई है पाकिस्तान की सेना, और डर गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में सेना की पहरेदारी और आईएसआई के जासूसों की निगरानी में भी दाऊद इब्राहिम दहशत के साए में जी रहा है। उसे डर है भारतीय खुफिया एजेंसियों से, उसे डर है भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से, और उसे डर है उसका सीक्रेट ठिकाना डिकोड होने का। इसलिए दाऊद ने पाकिस्तान में अपना नया सीक्रेट ठिकाना बना लिया है, लेकिन भारत की नजरों में उसका नया सीक्रेट ठिकाना भी सीक्रेट नहीं रह पाया। पाकिस्तान के कराची शहर में दाऊद के नए ठिकाने का पर्दाफाश हो चुका है। उसका नया ठिकाना है डिफेंस एरिया अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे, कराची पाकिस्तान। दाऊद का नया ठिकाना कराची का वो इलाका है जहां चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान मुस्तैद रहते हैं। इस इलाके में परिंदा भी नहीं पर मार सकता। ऐसे सुरक्षित इलाके में सेना के भी सभी बड़े अफसर, आईएसआई के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान सरकार के वफादार आतंकी रहते हैं। इसलिए दाऊद का नया सीक्रेट ठिकाना भी इसी इलाके में बनाया गया है, ताकि उसकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। इससे पहले दाऊद कराची के क्लिफ्टन एरिया में रहता था। दाऊद या पाकिस्तानी सेना को जब जब उसकी जान का खतरा महसूस हुआ है, तब तब उस मोस्ट वांटेड आतंकी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस बार भी पाकिस्तान ने वही काम किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने
पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पहली बीवी महजबीन को तलाक देकर दूसरी शादी की है, लेकिन दाऊद से उसका नाता खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी दाऊद के साथ ही रहती है। दाऊद की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठानी है। दाऊद के पुराने घर और उसकी नई बीवी के लिए बनाए गए नए घर के बीच 4 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। तो आतंक का सरपरस्त दाऊद इब्राहिम ने कराची में अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन अब आपको दाऊद के हम वो ठिकाने बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए धमाके का मास्टरमाइंड है। मुंबई धमाके के बाद ही दाऊद इब्राहिम भागकर कराची पहुंचा और वहीं रहने लगा। दाऊद इब्राहिम भारत सहित कई देशों की एजेंसीज के रेडार पर अब भी मौजूद है। इंटरपोल ने भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कई बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। साथ ही दाऊद इब्राहिम को भारत और अमेरिका में आतंकी घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने के लिए 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। और वो खबर जिस पर आज बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। जी हां, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और आज इसी बड़ी खबर से जुड़ी ये खबर समझनी और देखनी बेहद जरूरी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। UN के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस बार आतंकी मक्की को पाकिस्तान नहीं बचा पाया और UN ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। तो हाफिज सईद का रिश्तेदार है मक्की, और आपको बता दें लश्कर तौयबा की आतंकी गतिविधियों में शामिल भी बताया जा रहा है। और अब ये बड़ा झटका चाइना और पाकिस्तान को लेकर है, क्योंकि चीन हमेशा से ही वकालत करता रहा है कि मक्की कहीं ना कहीं चीन के लिए गलत नहीं है, आतंकी नहीं है, और ऐसे में मुखालफत चीन की ओर से होती हुई दिखाई नहीं दी थी। लेकिन जब अब चीन को दिखाई दिया कि चौतरफा वो भी घिर रहा है, तो मक्की को आतंकी घोषित करने में उसने एक तरीके से सपोर्ट दिया है। तो हाफिज के रिश्तेदार मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होना आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये चीन पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि अब तक चीन इस पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में आनाकानी कर रहा था। जी हां, और इस कोशिश में चीन लगातार अड़ंगा डालता रहा है। लश्कर का खजांची अब ग्लोबल आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अब कौन बचाएगा? चीन ने पाकिस्तान के सिर से खींचा हाथ, UN में छोड़ा साथ, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अब मक्की की जगह कब्रिस्तान। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जो आतंकी भारत और अमेरिका की नजरों में चढ़ चुका था, अब वो दुनिया की नजर में भी चढ़ चुका है। पाकिस्तान अब तक अपने नए आका चीन की सरपरस्ती में अपने कुख्यात आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र के एक्शन से बचाता आया है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी आतंकियों को खुलकर बचाता आया चीन भी अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के पापियों को बचाने में उसके हाथ जल रहे हैं। लिहाजा उसने झट से अपना हाथ खींच लिया है और एक झटके में संयुक्त राष्ट्र में बेसहारा हो गया पाकिस्तान, जिसके बाद अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने अब्दुल रहमान मक्की को एक आतंकवादी घोषित किया है। ये भारतीय कूटनीति की जीत है। ये इसमें इस जीत के बारे में ये बहुत ही अहम जीत है, क्योंकि चाइना जैसे देश ने इसका विरोध किया था। तो ये बात 7 महीने चली और अब हम सक्सेसफुल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके आतंकियों को बचाने में जुटा था। आतंकी देश के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान चीन की इमेज के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा था। भारत ने कई दफा पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की थी, जिससे चीन की खूब किरकिरी हो रही थी।
2 दिन पहले चीन की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में भारत ने इस मुद्दे पर चीन को खरी खरी सुना दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को लेकर चीन के रुख को यूएनएससी पर दुनिया के भरोसे के लिए बड़ा खतरा बता दिया, जिसके बाद चीन पाकिस्तानी आतंकियों की ढाल बनने से पीछे हट गया। हमारे साथ सारी दुनिया साथ है, बस 1-2 मुल्क जो हमारे खिलाफ हैं वो कुछ ही देर में होपफुली इस ऑपोजिशन से हट जाएंगे। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को भारत और अमेरिका ने अपने अपने देश में आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब मक्की ग्लोबल आतंकी भी घोषित हो चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर-ए-तैयबा में कई अहम भूमिकाएं निभाता रहा है। मक्की के कई आतंकी संगठनों से संबंध साबित हो चुके हैं। उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका ने मक्की पर $2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात-उद-दावा का भी चीफ है। अब्दुल रहमान मक्की पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने, टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। लश्कर के कई बड़े ऑपरेशन में मक्की का हाथ रहा है। वो लश्कर के ऑपरेशन के लिए भी फंड जुटाता रहा है। अभी तक चीन पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र में बचाता आया था। पिछले साल जून में भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर बैन लगाने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो सका था। और यही रुख उसने तब भी अपनाया था जब मई 2019 में भारत ने यूएन में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की थी। तब चीन ने भारत के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया था। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर किसी भी आतंकी के लिए दुनिया भर में मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने का मतलब ये होता है कि उस आतंकी की संपत्ति जिस देश में भी होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अब मक्की के साथ भी यही होगा। और अब आपको तफसील से बताते हैं, टेरर फंड जुटाने में माहिर पाकिस्तानी आतंकी मक्की के खिलाफ टेरर फंडिंग के सबूत मिलने पर खुद पाकिस्तान की अदालत उसे सजा भी सुना चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि मक्की के खिलाफ टेरर फंडिंग के कौन कौन से सबूत मिले हैं जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका ने मक्की के खिलाफ सबूत जुटाए कि उसने साल 2007 में लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों को 2,44,00,000 की फंडिंग की थी। इसके अलावा अमेरिका का दावा यह है कि लश्कर के एक मदरसे को मक्की ने 1.34 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी। जबकि साल 2020 में पाक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में मक्की को सजा सुनाई थी। तो मतलब कानून की नजर में भी ये साबित हो चुका है कि मक्की टेरर फंडिंग जुटाता है, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र को उसके खिलाफ एक्शन लेने में आसानी भी हुई। तो पाकिस्तान में महंगाई और खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से वहां हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से आटे की मांग पर हो रहे प्रदर्शन के वीडियोस भी आए दिन सामने आ रहे हैं। आटे के लिए लोग एक दूसरे पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कमोवेश यही हालात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी नजर आता है। वहां भी आटा संकट और कमर तोड़ महंगाई अब सरकार विरोधी प्रदर्शनों का रूप लेने लगी है। इतना ही नहीं, लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे पर संग्राम। 7वें आसमान पर आटा, चीनी समेत खाने पीने की चीजों के दाम। रोटी रोटी के लिए तरसे लोग। आटा पहुंचा 150 रुपए किलो के पार। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और खाने पीने की चीजों के बढ़े दाम
वहां की सरकार के लिए सिरदर्द बन गई हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के पास न तो खाने के लिए रोटी है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई जरिया। यही वजह है कि वहां के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक एक रोटी के लिए मोहताज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का शहबाज शरीफ के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वहां लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान से सामने आई। वहां सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सड़क जैम कर दी और वहां टायरों में आग लगाकर हंगामा किया। गिलगित बाल्टिस्तान में न सिर्फ आटा बल्कि चीनी, सरसों के तेल समेत खाने पीने की दूसरी चीजें भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हमारी कब्जा तुम्हारा, हमारी कब्जा तुम्हारा। प्रदर्शनकारियों ने खाने पीने की चीजों के बढ़े दाम के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। ये जो आटा आपने महंगा कर रखा है, ये जुल्म सितम आज के इस मुश्किल दौर के अंदर एक दिहाड़ीदार मजदूर कैसे गुजारा कर सकता है? वो बेचारा दालें लेगा, आटा लेगा, ऑयल लेगा, दवाई लेगा, क्या करेगा? प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सरकार से जल्द आटा मुहैया कराने की मांग की। साथ ही मांगे न पूरी होने पर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हिंसक कदम उठाने की चेतावनी भी दी। जो बेजा कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके खिलाफ हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये कीमतें बिलफोर कम न की गई तो सारे लोग, हुक्मरान तबका हमारे तारीख से वाकिफ है। अगर ये कीमतें वापस न ली गई तो इस तहरीक को हम आगे बढ़ाएंगे और ये चौक सिर्फ यहीं तक ये एहतजाज महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा कार हम पूरे आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। लोगों ने पाकिस्तान की सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और यही वजह है कि पीओके में भी पाकिस्तान से आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। हजारों की संख्या में लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीओके को पाकिस्तान से अलग करने की मांग की। खाली आटे का मसला नहीं है। 22 अक्टूबर 1947 को जब रियासत पे शबे खून मारा गया तो हमने डिमांड की कि रियासत जम्मू कश्मीर के सारी इकाइयों को इकट्ठा करके रियासत को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दिया जाए। ये मसाइल तभी जाके हल होंगे क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम बुरी तरह मुतासर है, भूख और अफलास है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। इन दिनों पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ खाद्य पदार्थ के दाम 7वें आसमान पर हैं। ऐसे में लोगों की सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान को भूल कबूल है, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को लगता है कि अब अक्ल आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ 3 युद्ध को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में भारत से अब तक हुए युद्ध पर गहरा अफसोस भी जताया है। भारत समेत दुनिया भर में आतंकवादियों के सबसे बड़े सप्लायर पाकिस्तान अब अपनी करनी पर पछता रहा है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. 3. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के सामने टेलीविजन पर अतीत में भारत से हुए युद्ध पर अफसोस जता रहे हैं। भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बार बार भारत से मिले सबक की दुहाई दे रहे हैं। We have learned our lesson and we want to live in peace with India.
हर युद्ध में करारी हार के बावजूद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आती थी। लेकिन जब आतंकिस्तान के नाम से बदनाम इस मुल्क में भुखमरी चरम पर है, तो वहाँ के नेताओं को भारत की याद सता रही है। शायद भारत में आतंकियों की सप्लाई पर पाकिस्तान को अब पछतावा भी हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जलने के बाद भी रस्सी की ऐंठन नहीं जाती, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब भी परमाणु ताकत का गुरूर दिखा रहे हैं और कश्मीर का राग अलाप रहे हैं।